हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर, आप सभी के बीच मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल, वो आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चों का डाउट था कि सर बोहर एटॉमिक मॉडल में क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ही कैलकुलेशन इसमें करने पड़ रहे हैं, बाकी बहुत ही दिक्कत परेशानी थी। तो हम उनके लिए आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग आधे घंटे में पूरे बोहर एटॉमिक मॉडल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को भी टच करेंगे। आइए देखते हैं, जुड़ते हैं बच्चों हम लोग आज बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि हमारा मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स का जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है उसमें एटम चैप्टर में ये हमारा आर्टिकल आता है। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आर्टिकल है बोहर एटॉमिक मॉडल। आर्टिकल क्या है बच्चों? बोहर एटॉमिक मॉडल। इसको हिंदी में बोलते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। तो ये बोहर का परमाणु मॉडल पहले क्या था बच्चों? इस परमाणु मॉडल को हम लोग पहले पहले सबसे समझते हैं। बोहर एक साइंटिस्ट थे जो एटम पर अपना कोई विचार और अपना सिद्धांत क्या किए थे, दिए थे। ठीक है, क्या वो दिए थे? जब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को समझाया तो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और दे लूजेस एनर्जी एंड फॉल्स इन दी न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और ये अपनी ऊर्जा का लॉस करके नाभिक में गिर जाता है, जो कि ये नाभिक के स्टेबिलिटी को, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में, समझाने में कौन असफल रहा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सफल रहे हमारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। जब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हमारे रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट असफल रहे, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए बोहर ने अपना एक पोस्टुलेट्स दिया। बोहर ने अपना एक अभिधारणा दी। बोहर ने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है वो कोई भी अपने एनर्जी का लूज नहीं करता, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं करता है। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है। दे डू नॉट लूज एनर्जी, तो कोई भी लूज को एनर्जी को लूज नहीं करता। जब ये हायर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को गेन करता है, और अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये बोहर की क्या थी? थ्योरेटिकल बात थी। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन को, न्यूमेरिकल सेक्शन को आप सभी के टच करने वाले हैं। तो बोहर ने क्या किया? न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसको डिफाइन किया। जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था उस ड्रॉबैक को दूर किया। ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिफाइन नहीं कर पाया था, तो उसी को बोहर ने क्या कहा? स्टेबिलिटी ऑफ, कहा कि कोई भी एनर्जी का लूज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फिक्स एनर्जी लेवल में क्या करते हैं बच्चों? रिवॉल्व करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने बता दिया है आपको बच्चों, आप लिख लेना। दो लाइन है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, कोई भी एनर्जी का क्या करता है? लॉस नहीं करता है। और दूसरी बात है, जब हायर एनर्जी लेवल से, मतलब ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, ऐसे करके अगर जाते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब ग्राउंड स्टेट, जब ऊपर जाते रहते हैं एनर्जी लेवल में, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, और हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी को लूज करेगा। सिंपल बात समझो भाई बच्चों, अगर तुमको हायर उठना है, ऊपर उठना है, ज्यादा ऊपर जाना है, तो तुमको एक्सटर्नल चीजें क्या करनी पड़ेंगी? सीखनी पड़ेंगी। तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तुमको ज्यादा एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा, तब आप ऊपर जाओगे। ठीक, और नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, धड़ाम से नहीं कूद जाओगे और गिर जाओगे। ठीक, सीढ़ी पे चढ़ने की भी बात करें तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उतरने के लिए आप ऊपर से डायरेक्ट कूद जाओ, भले ही कहानी आपका क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो चलिए, बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था? ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही बोहर एटॉमिक मॉडल डिफाइन किए गए थे। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही बोहर ने अपनी जो अभिधारणा थी वो दी थी, हाइड्रोजन लाइक एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसका मतलब क्या होता है सर? हाइड्रोजन एटम हो गया, अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, तो हीलियम पे अभी क्या है?
2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो आप जानते हो कि जो जिसका एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना जिसका एटॉमिक नंबर, अगर एटम न्यूट्रल है तो। अगर एटम न्यूट्रल है तो उसका एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, प्रोटॉन भी 2 होंगे। ये आप जानते होंगे केमिस्ट्री में। ठीक, तो लेकिन हीलियम के लिए क्या बोहर एटॉमिक मॉडल वैलिड है? ऐसा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्या हीलियम के लिए बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है, वैलिड है? नहीं, वैलिड सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही क्या है, वैलिड है। तो हीलियम के ऊपर हमको क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। और जब हीलियम के ऊपर हम पॉजिटिव लगा देंगे तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है तो बचा एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो जाएगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी हो जाएगा। इसी तरीके से हम लिथियम पर क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव लगा देंगे। लिथियम, बेरिलियम की बात करेंगे तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, ऐसे एसेट्रा। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हीलियम के ऊपर 1 पॉजिटिव, लिथियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, बेरिलियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों, 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4, सॉरी एक्सेट्रा में मैंने 5 लगा दिया। ठीक, एटम 4 ही लिखा था। ठीक, आगे बच्चों बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, पहले हमको पता चल गया कि बोहर का एटॉमिक मॉडल किसके लिए लगाना है, किसके लिए क्या है, फाइन है। ठीक, अब ध्यान से समझो बच्चों, मैं एक आपको डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम के थ्रू हम आपको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चों, ये हम लोग का न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला सेल, ये हमारा दूसरा सेल, ये हमारा तीसरा सेल, और ये हमारा चौथा सेल, और ये हमारा पांचवा सेल। सेल मतलब कोष बच्चों, सेल मतलब होता है कोष। हम यहाँ कोष की बात आपसे कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, बताया गया, बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में होता है उसी सेल में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। जैसे कि मान लो अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें, इसकी बात करें, तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चक्कर लगा रहा है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है बच्चों, तो इसी में चक्कर लगाएगा, कोई भी एनर्जी का वो लॉस नहीं करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसी में चक्कर लगाएगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है तो उसी में लगाएगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है तो उसी में लगाएगा, कोई एनर्जी का लॉस या कोई एनर्जी का गेन नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते अगर दूसरे में चला गया, चक्कर लगाते लगाते तीसरे में चला गया, चक्कर लगाते लगाते चौथे में चला गया, तो समझ जाना बच्चों कि इसको एनर्जी कहीं से बाहर एक्सटर्नल एनर्जी मिला है, तभी अपने लोअर एनर्जी लेवल को छोड़कर अपर एनर्जी लेवल में गया है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या कर जा रहा है, कूद जा रहा है, और अपर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में कूद गया, मान लो यहाँ से यहाँ, तो समझ जाना कि अपने एनर्जी का लॉस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, ये बात क्या है, क्लियर है। अब सेल की अगर हम बात करें आपसे कि कितने सेल हैं बच्चों, तो सेल देखो ध्यान से, सेल की अगर हम चर्चा करें तो सेल हमारा के एल एम एन होता है, सेल हमारा के एल एम एन होता है। ठीक, ध्यान से देखना, आराम से धीरे धीरे वीडियो को समझिए, अगर कहीं डाउट हो तो पॉज कर लीजिए, और डाउट हो तो पीछे करके बैक जाके देख लीजिए। चलिए, अब ध्यान से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ये एन सेल, और ये ओ सेल। ठीक, हम बोले कि इस समय इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, तो एम सेल में है। एम सेल में कौन सा सेल, एम सेल कौन सा सेल है, ये एन बराबर 1 का सेल, ये एन बराबर 2 का, ये एन बराबर 3, ये एन बराबर 4, ये एन बराबर 5। हमसे क्वेश्चन किस तरीके से अराइज कर सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से हमसे बिल्डअप कर सकता है, पूछ सकता है, जो पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, बोहर एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट सेल का, के सेल का, अच्छा बोहर एटॉमिक मॉडल का जो
भाई पोस्टुलेट होता है वो होता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये क्या होता है सर? एल है हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। ये पहला फॉर्मूला बच्चों हमारे बीच है, ठीक है, पहला फॉर्मूला। ठीक, पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या होता है सर एंगुलर मोमेंटम? चलिए आज हम आपको एंगुलर मोमेंटम भी क्या कर देते हैं, फिजिक्स की भाषा में समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ध्यान से देखिएगा। एंगुलर मोमेंटम को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर आई ओमेगा। जे बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू पी क्रॉस आर, आर क्रॉस पी या पी क्रॉस आर। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों, जे इक्वल टू पी आर होता है, दो फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का हम लोग सुने हैं, जे इक्वल टू पी आर और जे इक्वल टू आई ओमेगा। तो पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। और अगर हम बात करें तो जे इक्वल टू पी के जगह क्या लिख देंगे? एम वी, और इसके जगह आर एम वी आर हो जाएगा। एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को बच्चों, एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से भी। अगर आई इक्वल टू, आप देखो ध्यान से, अगर ये फॉर्मूला को हम लोग इस फॉर्मूला के अगर हम बराबर करना चाहें, बराबर करना दिखाएं, तो किस तरीके से दिखाएंगे बच्चों? जे का फॉर्मूला जानते थे एम आर, आई का फॉर्मूला जानते हो एम आर स्क्वायर, और वी का फॉर्मूला जानते हो वी ओमेगा बराबर वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल वी इक्वल टू आर ओमेगा जानते हो, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। आर से आर कट गया तो जे बराबर एम वी आर वैसे भी आ गया। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो बच्चों को फॉर्मूला में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होता है उनके लिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि इसको मैं करूंगा इरेज। ठीक, ध्यान से देख लो बच्चों, कैसे फॉर्मूला को मैं बताया हूँ, कैसे हमारा एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम यही जो एंगुलर मोमेंटम है, यही जो एंगुलर मोमेंटम है वो हर सभी का एंगुलर मोमेंटम, सभी सेल का एंगुलर मोमेंटम बताएं। सभी सेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बनता है। पहले वाले सेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो एच अपॉन 2 पाई। दूसरे सेल का यहाँ 2 पुट करेंगे तो एच अपॉन पाई। तीसरे सेल के लिए 3 पुट करेंगे तो 1.5 एच अपॉन पाई। चौथे सेल में अगर 4 पुट करेंगे तो 2 एच अपॉन पाई। पांचवें सेल की बात करेंगे, 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 एच अपॉन पाई। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। पहला सवाल हम लोग आप सभी के बीच डिस्कस किए हैं बच्चों। अब इसमें क्या है, कभी कभी बच्चों हमें रेडियस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? रेडियस की बात करेगा। ठीक, दूसरा बात किसकी करेगा? हमें रेडियस की। ठीक, बोहर रेडियस। किसकी रेडियस? बोहर रेडियस, बोहर रेडियस। तो बोहर रेडियस का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या होता है? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन बच्चों मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया है। बाकी डेरिवेशन उतना ज्यादा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सभी लोग क्या करना, इसे देख लेना बच्चों। ठीक, इसका डेरिवेशन अगर पढ़ना होगा तो अपना देख लेंगे। ठीक, मैं रेडियस का फॉर्मूला आपको बता दिया, 0.529 0.529 स्क्वायर बाई जेड। इसी को बोलते हैं अप्रोक्स, लिखा रहता है 0.53। ठीक, एंगस्ट्रॉम में है, वो ध्यान देना, एंगस्ट्रॉम में। ठीक, रेडियस। अब आइए रेडियस की बात करें हम इसमें। रेडियस मतलब पहले सेल की रेडियस, n इक्वल टू 1। अच्छा, हाइड्रोजन एटम पे हम सारा चीज कर रहे हैं सर, हीलियम एटम पे नहीं निकल सकता है? निकल सकता है सर, क्यों क्यों नहीं निकल सकता? लेकिन हम एच एटम की बात कर रहे हैं, एच एटम पर सारा खेल हम लोग खेलेंगे बच्चों। कौन से एटम पर? एच एटम पर। एच एटम पर हम सारा कुछ निकालेंगे। एच एटम मतलब हाइड्रोजन एटम पर सारा कुछ निकालेंगे। हाइड्रोजन लाइक एटम पर भी निकालेंगे बच्चों, तो लेकिन एक बात ध्यान समझना, हाइड्रोजन लाइक एटम पर अगर चीजें निकालोगे तो जेड के जगह, देखो जेड कभी किसी का चेंज नहीं होता है, किसी का एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। आप उसमें इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकते हो। ठीक,
लेकिन प्रोटॉन आप चेंज नहीं कर सकते। किसी भी एटम में प्रोटॉन चेंज नहीं करोगे तो उसका एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम में चेंज होंगे तभी एटॉमिक नंबर चेंज होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। प्रोटॉन्स को चेंज करने के लिए न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियस को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो हम रेडियस की बात करते हैं। पहला रेडियस का, बोहर का पहला रेडियस, बोहर का पहला रेडियस हमारा क्या होगा बच्चों, बताओ जरा। बोहर के पहले रेडियस को आप लोग बताओ, कैसे बताओगे भाई? ये पहला रेडियस है बोहर का। बोहर का पहला रेडियस कैसे बताओगे? अरे सर 0.53 है और सेल की जगह 1 स्क्वायर रख देंगे और जेड के की जगह भी 1, तो आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। दूसरा रेडियस हाइड्रोजन के लिए हम बता रहे हैं बच्चों, आप हीलियम के लिए जेड की जगह यहाँ क्या पुट करोगे, हीलियम में 2, लिथियम की जगह 3, बेरिलियम की जगह 4 पुट कर दोगे। चलो 0.53 2 स्क्वायर सेकेंड सेल की, लेकिन हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो हम वही करेंगे 0.53 इंटू 4। 0.53 इंटू 4 कर लो बच्चों, आप अपने से कर लेना, मैं वहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। 0.53 इंटू 4, ठीक, 0.53 एक चलो कर ही दे रहा हूँ। 4 3 12 आ गया 1, ठीक है, 4 3 12 आ गया 1, 5 4 20, 20 का 21, 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तीसरे रेडियस की बात अगर हम करें बच्चों, थर्ड रेडियस की अगर बात करें तो आप लोग ट्राई करो जल्दी, थर्ड रेडियस कितना होगा बच्चों? थर्ड रेडियस अगर ट्राई करोगे तो कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताना। थर्ड रेडियस खुद से ट्राई करो, थर्ड रेडियस, थर्ड रेडियस, ठीक, खुद से ट्राई करो, होमवर्क है। फोर्थ रेडियस खुद से ट्राई करो, होमवर्क है। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट समझाने आए हैं, कैलकुलेशन सिखाने नहीं आए हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, और इसका रेडियस R3 R4 सभी कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना बच्चों। ठीक, R5 तक रेडियस कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक, R5 तक रेडियस कैलकुलेट कर लेना। ठीक, आइए बच्चों, अब हम रेडियस के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की। रेडियस के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है तो किस वेलोसिटी से चक्कर लगाता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसको हम लोग समझते हैं। आइए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायग्राम एक बार बनाए हैं इसी में सारा कुछ अगर हम समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा अच्छा होता। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि डायग्राम थोड़ा सा ज्यादा वो ना हो जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, आप सभी को ये डायग्राम को फिर से एक बार लेके, मतलब पेज पे इसको मूव करके आप सभी के बीच हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, इसका हम क्या करते हैं, इसको मूव कर लेते हैं। ठीक, इसको मूव करके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे क्या पॉसिबिलिटी है मूव का, मूव का ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है बच्चों, ये वाले पैनल में, उस पैनल में है, जाने दीजिए, इसी में मैं आपको डिस्कशन कर दे रहा हूँ। ठीक, इसी वीडियो में डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी स्लाइड पे। थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी अपने वीडियो का बढ़ा लेना तो ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक, बाकी डिस्कशन मैं इसी वीडियो में कर रहा हूँ, ध्यान से आइए देखिए। वेलोसिटी को देखो बच्चों, ध्यान से, हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम का था, दूसरा कॉन्सेप्ट रेडियस का था, तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा वेलोसिटी का। इसका बच्चों वेलोसिटी का है हमारा तीसरा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसकी वेलोसिटी। अगर पहले सेल में इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है बच्चों, 2.18
इंटू 10⁻⁶, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। इसका फॉर्मूला है पहली वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी, तीसरी वेलोसिटी, अगर तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा रिवॉल्व कर रहा है, चौथे सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सारे सेल की वेलोसिटी आप जल्दी से निकाल के बताओ। मैं थोड़ा सा आप सभी को रेस्ट दे रहा हूं, 5 मिनट में आप सभी लोग इसको सॉल्व करके सारी वेलोसिटी का डेटा हमको निकाल कर बताओ कि क्या सर वेलोसिटी है, और कमेंट बॉक्स में क्या करो, आंसर लिखो जल्दी से। जो हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल है, फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो H एटम के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दूसरे सेल के लिए क्या होगी, तीसरे सेल के लिए क्या होगी, जल्दी से बताओ बच्चों। ठीक, जितना कॉपी पेन घिसोगे उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक, इसलिए जल्दी से लगाओ। ठीक, जल्दी से बच्चों बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁻⁶। ठीक, 2.18 इंटू 10⁻⁶। कैलकुलेट कर लिए होगे आप लोग बच्चों, कैलकुलेशन कर लिए होगे। ठीक, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन एटम है तो Z के लिए आपको 1 रखना है, Z के लिए 1, और N के लिए जो जो नंबर ऑफ सेल की बात कर रहा है, फर्स्ट सेल के लिए आप 1 पुट कर दो, सेकंड सेल के लिए 2 पुट कर दो, थर्ड सेल के लिए 3 पुट कर दो, फोर्थ सेल के लिए 4 पुट कर दो। इससे ही हमारा लॉजिक है बच्चों। इसी लॉजिक के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। वेलोसिटी की अगर हम बात कर लिए हैं, आगे हम लोग वेलोसिटी, मैं इसको थोड़ा सा कहीं और शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, और फिर आगे की चीजों पे आप पे डिस्कशन करता हूं। अब बच्चों हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगा। हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसी के सम टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि उसका टोटल एनर्जी कितना होगा। तो टोटल एनर्जी बच्चों कितना होगा, ध्यान से समझो। तो टोटल एनर्जी होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है बच्चों, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है बच्चों। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। और जो टोटल एनर्जी होता है हमारा बच्चों, टोटल एनर्जी होता है वो निगेटिव टाइम्स ऑफ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन होता है। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं बच्चों, तो सारे सेल की हम लोग काइनेटिक एनर्जी और सारे सेल की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी इसी रिलेशन से, इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी की बात करते हैं। n इक्वल टू फर्स्ट सेल की टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो कितना होगा बच्चों, हाइड्रोजन के लिए यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट सेल की क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। फर्स्ट सेल की टोटल एनर्जी आई बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही सेकंड सेल की अगर आप एनर्जी निकालोगे तो आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल की अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ सेल की निकालोगे तो आएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही नेक्स्ट सेल की निकालोगे
तो आएगा -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारा डेटा मैंने बच्चों लिख दिया है। इस डेटा में कहीं थोड़ा बहुत अगर एरर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डेटा याद था जहां तक है तो मैंने वहां तक लिख दिया। बाकी आप यहीं पे कैलकुलेशन करके सारा का सारा सेल का एनर्जी क्या कर सकते हो बच्चों, निकाल सकते हो। एनर्जी निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, मैंने एनर्जी रेडियस बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, एनर्जी बता दिया। अगर फर्स्ट सेल की काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट सेल की काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा तो फर्स्ट सेल की काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा बच्चों तो वो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फर्स्ट सेल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो 2 से इसको इंटू करेंगे, 6 2 जा 12, 12 का 2 आ गया 1 कैरी, 3 2 6, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2 से इसको इंटू करेंगे, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और एक 7, ठीक, और 2 1 जा 2, 27.6। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, -27। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, क्योंकि बाउंड करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है और टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव एनर्जी क्या है, होती है। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी भी क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें चार्ज को विद साइन हम लोग रखते हैं, और इसीलिए क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नेगेटिव आता है, इसीलिए भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक, तो हम लोग बहुत ही क्वेश्चन को इसमें टच किए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को टच किए हैं। अगर निश्चित रूप से आप इसको समझे होगे तो आपका बोर्ड में मोस्ट ऑफ द पार्ट बोहर एटॉमिक मॉडल का क्या हुआ होगा, कवर हुआ होगा। इसमें एक पार्ट और बचता है बच्चों, वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी भी आइए हम लोग बात कर लेते हैं। वेवलेंथ कुछ नहीं होता बच्चों, वेवलेंथ क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंस, ये दो फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है लैम्डा इक्वल टू 12400 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में ये, और एक होता है लैम्डा बराबर 1240 अपॉन डेल्टा ई नैनोमीटर। ये दोनों वेवलेंथ का फॉर्मूला है। और वेवलेंथ सर इसमें कहां से आता है, ये वेवलेंथ का नाम कहां से आया बच्चों, तो आइए बच्चों हम लोग एक बार फिर से इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूदेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूदेगा तो एक एनर्जी, एक रेडिएशन को एमिट करेगा। उस रेडिएशन की ही वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये वेवलेंथ जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये वेवलेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं इस फॉर्मूला पे। डेल्टा ई क्या है बच्चों, डेल्टा ई भी आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में कूदेगा तो लैम्डा कितना होगा, ये पूछ सकता है। ठीक, 2 से 1 में कूदेगा, कहेगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में कूदेगा तो कितना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्डअप कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है और आपसे लैम्डा की बात कर सकता है। ठीक है बच्चों, आप सभी को मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ कि देखिए कैसे लैम्डा यहाँ पे निकलेगा। ध्यान से देखो बच्चों, 12400 2 से 1 में कूद रहा है तो यहाँ E2 माइनस E1 हो जाएगा एनर्जी गैप, और यहाँ क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम, और लेमडा बराबर हो जाएगा 12400 अपॉन E2 सेल की एनर्जी। आप देख रहे हो यहाँ पे E2 कैसे निकलेगा सर, E2 हम लोग कैसे निकालेंगे, E1 कैसे निकलेगा। E2 E1 यहाँ टोटल एनर्जी की बात कर रहा है बच्चों, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये गिवन है। इसी फॉर्मूला से E2 का आप एनर्जी निकाल सकते हो। खैर E2 की एनर्जी मैंने आपको बताया है, लिख रखा है यहाँ -1.51। E2 की जगह हम लोग रख देंगे यहाँ -1.51 और E1 की जगह -13.6। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आपकी एनर्जी आ जाएगा बच्चा। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 से 2 में कूद रहा है तो क्या करोगे बच्चों,
तो यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, लैम्डा बराबर, अगर नैनोमीटर में लगाना रहेगा तो ये फॉर्मूला, एंगस्ट्रॉम में निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैंने आपके ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगाओगे और काम आपका खत्म। 412400। चलिए इस बार नैनोमीटर में लगा दे रहे हैं, नैनोमीटर लगाना तो एक जीरो क्या कर देना, उड़ा देना, उसके आगे से एक जीरो उड़ा देना, ठीक। और यहाँ 3 से 2 में कूद रहा है तो E3 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक। 2 से 1 में कूदा तो E2 माइनस E1 हो गया, 3 से 2 में कूदा तो ये, यहां से आप लेमडा क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद बच्चों हमारा जो आर्टिकल बच रहा है, हमारा जो टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन जो सीरीज है हमारा, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, रिफंड सीरीज, ये सारी सीरीज है, हम्फ्री सीरीज है। ये सब सीरीज क्या होता है, इसका वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, इस पे एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। कुछ शिक्षक शिक्षक आपके बीच फॉर्मूला डिस्कशन किए होंगे। 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से काफी कंफ्यूजन, काफी दिक्कतें आप सबको सामना करना पड़ता है इस फॉर्मूला से क्वेश्चन में। लेकिन अगर देखा जाए बच्चों, मैं आपको जितना कंटेंट अभी प्रोवाइड किया हूं, इसी कंटेंट की हेल्प से आप स्पेक्ट्रम के भी सारे क्वेश्चन को, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बिफंड सीरीज के भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। आइए जो अप्रोच है वो अप्रोच मैं सिखा दे रहा हूं। आप सभी लोग नोट्स में जब भी क्वेश्चन आप सभी लोग देखना तो इस अप्रोच को ट्राई करना और आप सभी का आंसर आएगा तो आपको लगेगा वाह सर, बिना फॉर्मूला लगाए ही इसी बेसिक फॉर्मूला से हमारा आंसर कैसे आ जा रहा है। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से सर, आप क्वेश्चन अभी दिए थे, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 2 से 1 में। जो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप कर रहा है, एक दिमाग में बैठा लो, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या करता है, जंप करता है, जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है वो लाइमन सीरीज होती है। मतलब यहाँ लाइमन की बात कर रहा है बच्चों, क्योंकि 2 से 1 में कूद रहा है तो ये लाइमर। अगर दूसरे में कूदेगा तो बाल्मर, तीसरे में कूदेगा तो पास्टन, चौथे में कूदेगा तो ब्रैकेट और पांचवें में कूदेगा तो बिफंड। यहाँ 2 में कूद रहा है, 3 से 2 में, यहाँ मतलब हुआ बाल्मर। ये बाल्मर की बात कर रहा है हमसे, बाल्मर का। और ये लाइमन का, लाइमन जो आता है वो हमारा यूवी रीजन में आता है बच्चों, और जो हमारा बाल्मर आता है वो हमारा विजिबल रीजन में आता है। कौन से रीजन में आता है, विजिबल रीजन में आता है। ये यूवी रीजन में आता है, वो विजिबल रीजन में आता है। बस दिमाग में समझ लो कि जब भी अपर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगी, और अपर एनर्जी लेवल से सेकंड में कूदेगा तो बाल्मर बनेगा, थर्ड में कूदेगा तो पास्टन बनेगा, फोर्थ में कूदेगा तो ब्रैकेट बनेगा, और 5 में कूदेगा तो पीफंड बनेगा। तो यहाँ एक सेकंड से फर्स्ट में कूद रहा है मतलब लाइमन हो गया, और यहाँ एक थर्ड से 2 में कूद रहा है तो बाल्मर हो गया। एक चीज और बच्चों, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसे बताना, होमवर्क आप सभी के लिए बीच है कि 7 से 3 में कूदेगा तो कौन सा सीरीज बनाएगा, 4 से 2 में कूदेगा तो कौन सा सीरीज बनाएगा, 5 से 3 में कूदेगा तो कौन सा सीरीज बनाएगा, और 4 से 3 में कूदेगा तो कौन सा सीरीज बनाएगा, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगा। ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर क्या कर देना, भर देना। ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा होगा। स्पेक्ट्रल सीरीज आइए हम आपको दिखा देते हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है उसका स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे बनता है। यहाँ देखिए हम n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, फिर थोड़े से गैप पर हम लोग n इक्वल टू क्या करते हैं, 2 लेते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो गैप है, एनर्जी गैप, वो कम होता जाता है बच्चों। क्यों कम होता जाता है, आप पीछे कैलकुलेट करके देख लेना, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा एनर्जी गैप क्या है। धीरे 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 आगे चल के क्या होता है, कम होता जाता है, एनर्जी गैप आगे चल के कम होता जाएगा। ठीक, धीरे धीरे आपका एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब और कम होगा। ठीक, और एकदम हम एक कर दिए इनपुट।
जब n इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं तो एनर्जी क्या होता है, 0। फर्स्ट में एनर्जी होता है हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड में जो हमारा एनर्जी होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ में जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ में जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है -0.51। और इन्फिनिटी पे जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है 0। लाइमन सीरीज की अगर बात करें बच्चों, हम लाइमन सीरीज की अगर बात करें तो लाइमन सीरीज कैसे सीरीज बनता है, ध्यान से देखो बच्चों। लाइमन सीरीज आपको बता रहे हैं, 2 से 1 में कूदा लाइमन, 1 में कूदा लाइमन, 1 में कूदा लाइमन, कहीं से भी 1 में कूदा लाइमन, यहां से 1 में कूदा लाइमन, यहां से 1 में कूदा लाइमन, यहां से 1 में कूदा लाइमन। ये सारी सीरीज क्या है, लाइमन है। लाइमन के बाद अगर हम बात करें आपका बाल्मर का, तो ध्यान से देखो बच्चों, बाल्मर बाल्मर क्या होगा, 2 में कूदेगा, 3 से 2 में कूदेगा, ठीक, 4 से 2 में कूदेगा, ठीक, 5 से 2 में कूदेगा। ये सारी सीरीज क्या है, बाल्मर है। सारी क्या है, बाल्मर है। सारा क्या है, बाल्मर है, ठीक। अगर 3 में कूदेगा बच्चों तो क्या होगा, तो क्या होगा, पास्चन होगा। ये क्या है, पास्चन है। 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 ये क्या है, पास्चन है, ठीक। आगे की बात करें अगर हम, कि ये क्या है, पास्चन के बाद क्या हो जाएगा, लाइमन बामर पास्चन। पास्चन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक। ये सारी लाइन किसकी है, ब्रैकेट की है। इसके बाद ब्रैकेट के बाद अगर हम बात करें तो ये किसकी लाइन है बच्चों, ये किसकी लाइन है, कॉन्सेप्ट को समझो कैसे बनाया जा रहा है, ठीक। पहली वाली जो सीरीज है ये लाइमन है, ठीक। ये क्या है, लाइमन है। ये क्या है, बाल्मर है, ठीक। ये क्या है, लाइमन बामर पास्चन। ये क्या है, ब्रैकेट है। और ये क्या है बच्चों, टी फॉर्म है। इसके बाद बाकी और भी सीरीज आती है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम फ्री सीरीज भी आती है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट टी फॉर्म में। अगर 1 में सारे सेल से अगर 1 में देखो क्या कर रहा है, कूद रहा है, तो 1 में कूद रहा है तो लाइमन, 2 में कूदा तो देखो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, अनंत से 2। फिर देखो 3 में अगर कूदेगा तो क्या हो जाएगा, पास्चन। 3 में कूदेगा तो 4 से 3 में कूदेगा, या 5 से 3 में कूदेगा, या 6 से 3 में कूदेगा, या 7 से 3 में कूदेगा, या अनंत से 3 में कूदेगा, ठीक। उसके ऊपर अगर 4 में कूद रहा है, 4 5 से ना 4 में कूदेगा, 4 में तुम खुद ही कूदेगा। 5 से 4 में कूदा, चाहे 6 से 4 में कूदा, चाहे 7 से 4 में कूदा, चाहे अनंत से 4 में कूदा, तो कैसी सीरीज बनाया, ब्रैकेट सीरीज। ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और स्पेक्ट्रल लाइन है। इस पे भी क्वेश्चन आप सभी का अच्छा खासा क्या होता है, बनता है, ठीक। यही लैम्डा की फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ अ लाइमन सीरीज पूछता है। फर्स्ट वेवलेंथ क्या है, मतलब 2 से 1 में कूदेगा तो फर्स्ट, और लास्ट मतलब अनंत से अगर 1 में कूदा तो लास्ट। 2 से 1 में कूदा तो फर्स्ट, और अनंत से 1 में कूदा तो लास्ट, ठीक। और ये क्या है, ये देखो एनर्जी लेवल शॉर्टेस्ट है, गैप शॉर्टेस्ट है, तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ कैसा वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ये, ठीक, लॉन्गेस्ट। और ऊपर वाला क्या है, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये भी ध्यान समझना, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एराइज कर सकता है, ठीक। मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल का 95% अगर देखा जाए तो 99% कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इस पे हम लोग इसी वीडियो पे जितना भी कॉन्सेप्ट आप सभी पर से डिस्कशन किया है, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप सभी के बीच हम लेकर जल्दी आएंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।